नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम मुद्दा है गरम। मुद्दा है गरम में हम बात करेंगे इस बार बैंक घोटाले और राजनीति। इस विषय पर चर्चा करेंगे आखिरकार कैसे बैंक घोटाले हो रहे हैं और किस तरह से इस पर राजनीति गरमाती है। क्या वाकई में जो बैंकों से लोन स्वीकृत होता है उसमें सरकारों का कोई हस्तक्षेप होता है या बैंक प्रबंधक उन्हीं का सब कुछ इसमें घालमेल होता है? क्या कमीशन का खेल होता है या सरकार के इशारे पर सारा खेल किया जाता है? इन्हीं सब बातों पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी सीएसएल के हैं आरपी विजय साहब। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस सीएसएल के नटवर सारडा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी लंबे समय से बैंकों में घोटाले, क्योंकि आज नई बात नहीं है, लंबे समय से घोटाले होते रहे, बार बार समय पर सामने आते रहे हैं, लेकिन पहली बार इस तरह का घोटाला हुआ कि पूरे देश की जो है लोगों का ध्यान इस घोटाले की तरफ है। पीएम से लेके वित्त मंत्री तक से जवाब मांगा जा रहा है। इस तरह के घोटाले जब होते हैं तो पूरे देश का ध्यान आकर्षित होता है और लोगों को लगता है कि बैंकों में क्या घालमेल हो रहा है, क्या वाकई में सरकारों का पूरा सीधा हस्तक्षेप होता है या ये बैंक के जो अधिकारी बैठे यही घोटाले करते हैं। सारडा जी, जानना चाहेंगे हम कि किस तरह से आखिरकार ये राजनीति हो रही है या बैंकों में जो लोन की प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं सरकार का हस्तक्षेप होता है? देखिए नीरज जी, जो लोन सैंक्शन की प्रक्रिया है निश्चित रूप से ये बैंक को ही करनी होती है। कागजों की बात करें तो निश्चित रूप से बैंक का ही इसमें रोल होता है, लेकिन सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि जो भी बड़े लोन होते हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ 100 करोड़ से ऊपर के लोन है, तो ये सारे अप्रूवल होते हैं। अप्रूवल जो होते हैं ये मैनेजमेंट करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है, जिसमें एमडी सीएमडी वहाँ पे रहते हैं। निश्चित रूप से इनकी जो पोस्टिंग होती है ये सब पॉलिटिकल पोस्टें हैं, इनका जो पोस्टिंग है वो पॉलिटिकली होती है और ये निश्चित रूप से सरकार के दबाव में रहते हैं। तो एक बात तो ये हमको समझनी पड़ेगी कि सरकार का बड़े लोनों में दबाव रहता है। दूसरी बात ये समझनी पड़ेगी कि जब किसी का लोन करना होता है, कोई इंडस्ट्री राजस्थान में लगा रहा होता है, तो उस एरिया का सीएम, उस एरिया का एमएलए, एमपी, इनका भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट होता है। तो वो भी कहीं ना कहीं उन पर दबाव डालते हैं बैंकों पे कि साहब इसको तो करना ही करना है, ये हम कह रहे हैं आपको। तो इस तरह से बैंकों का गवर्नमेंट का सीधा रोल नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्टली उनका गवर्नमेंट का रोल उसमें रहता है। विजय जी, क्या लगता है वाकई में गवर्नमेंट का रोल होता है? क्योंकि जो बैंक लोन देती है वो उनकी गारंटी देखती है, उनकी प्रॉपर्टी देखती है, उसके बाद लोन सैंक्शन करती है, लेकिन जो एमडी और सीएमडी की नियुक्तियां होती है कहीं ना कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप से होती है। तो क्या वो राजनीतिक हस्तक्षेप इस लेवल पर होता है कि जो लोन, जब बड़े लोन वो वितरित करते हैं तब सरकार की बात उनको माननी पड़ती है? और यही कारण है कि जब नीरव मोदी जैसे, विजय माल्या जैसे लोग बड़े बड़े लोन लेकर भाग जाते हैं और फिर सरकारें कटघरे में खड़े होती है। मेहरा जी, मैं आपको बता दूं कि राजनीतिक हस्तक्षेप इसमें डायरेक्ट नहीं होता, जैसा कि हमारे भाई नटवर साडी जी ने बताया कि इनडायरेक्टली कोई हस्तक्षेप हो सकता है। बट जो मुद्दे हमारे सामने हैं, जो नीरव मोदी का मुद्दा है या फिर रोटोमेक वाला जो मुद्दा है, जिनके अंदर अभी लेटेस्ट फ्रॉड पकड़े गए हैं, ये फ्रॉड एक्चुअली इससे ऐसा लगता है कि उस समय की जो देन गवर्नमेंट जो थी या फाइनेंस मिनिस्टर थे या और भी कोई जो मिनिस्ट्री थी उस समय, क्योंकि इन लोगों को जो पैसा दिया गया है या जो कुछ छोटा मोटा पैसा नहीं है, आज 11,400 करोड़, फिर उसके बाद में बढ़ के 12,700 करोड़ हो गया। तो ये फिगर कोई छोटे मोटे फिगर नहीं है। अगर आप एक बात को ध्यान रखें कि नीरव मोदी जो कि 85वीं लिस्ट में फोर्ब्स पे था, उसकी टोटल जो नेटवर्थ थी वो $1.77 बिलियन। आप अगर इसको चाहे कुछ भी मानो, 1.77 बिलियन का इनिशियली ये जो घोटाला था वो 11,400 करोड़ का था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने जो घोटाला किया वो बैंकों से पैसा लेकर के और घोटाला करके अपनी नेटवर्थ बना ली। उस नेटवर्थ के बेस पे वो फोर्ब्स में जो 85वें स्थान पे आया था वो $1.77 बिलियन से आया था। अब रही बात आपकी कि इसमें हस्तक्षेप किसका है, तो मैं तो ये नहीं कह सकता कि हस्तक्षेप उस समय जो भी सरकार रही होगी उनका हस्तक्षेप था या नहीं था, इस पोजिशन में नहीं। ये तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो ईडी है, चाहे सीबीआई है या और कोई है हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ जैसे पीएनबी की है, वो आपस में बात कर रहे हैं और वो निकाल करके देंगे कि उस समय कौन जिम्मेदार है। अभी आपको पता होगा कि ये स्कीम, अगर मैं बड़ा मानता हूं, आज की तारीख में जो कार्ति चिदम्बरम को गिरफ्तार किया गया है वो देन फाइनेंस मिनिस्टर हमारे जो पी चिदम्बरम साहब हैं, उनके बच्चे हैं, उनके बेटे हैं, और उनकी कंपनी को किस तरीके से उन्होंने बीच में लेकर के बड़े बड़े काम करवाए थे। हो सकता है कि जो नीरव मोदी का और मेहुल चोकसी का जो काम है वो भी उन्होंने उस समय 2080 की जो स्कीम लेके आए थे वो गोल्ड इंपोर्ट करने के लिए, उसके अंदर इस तरीके के फायदे पहुंचाने के लिए ये स्कीम लाई गई हो। बट
नवंबर 2014 के अंदर जब बीजेपी सरकार आई, उन्होंने देखा कि इससे कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है, उन्होंने उसको तुरंत हटाया। और ये चीजें इससे आज, मैं ये नहीं कह रहा कि इस चीज से है, बट जो चीजें आज सामने आ रही कार्ति चिदम्बरम वाली, कि किस तरीके से आईएनएक्स मीडिया को जो पैसा दिया गया था और जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया गया था, तो मैं इस बात को उससे लिंक कर रहा हूं, क्योंकि हो सकता है नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने मिलकर के उस समय कोई ये 2080 वाली जो गोल्ड इंपोर्ट की स्कीम थी उसको लेकर के आए हो और उससे भ्रष्टाचार बढ़ाओ। दूसरी चीज, ये जो स्कीम आई है, आज जो भ्रष्टाचार पकड़ा गया है, ये आज का, जैसे कि एफआईआर की बात करके हमारे कांग्रेस बंधु वाले जो कहते हैं कांग्रेस वाले कि साहब ये तो 2017 का घोटाला है, मेरा ये मानना है कि 2017 का घोटाला नहीं है, ये सन 2011 से या उससे भी पूर्व हो रहा था। और पीएनबी के एक थे बोरकार एंड माजुमदार एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उन्होंने तो सन 2011-12 की जो हमारी स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट है उसके अंदर इन्होंने कहा था कि इस केस को नीरव मोदी और मेहुल चोकसी वाले फ्रॉड को आप इसको फ्रॉड के अंदर डाला जाए, इस पूरी अमाउंट को। तो बैंक ने उस समय उसको नहीं माना और उसको फ्रॉड नहीं मानते हुए उसका प्रोविजनिंग जरूर कर दिया। बट उसके बाद में उन्होंने कहा, तो उन्होंने एक पीडब्ल्यूसी या E&Y कंपनी को, जो बिग 4 कंपनीज है, उनमें से अपॉइंटमेंट किया। अपॉइंटमेंट करने के बाद में उन्होंने जो रिपोर्ट निकाली, उन्होंने ये कहा कि इसमें डेफिनेटली ये जो मुद्दा है, इसमें जो डेटर्स और क्रेडिटर्स हैं, ये 7-8 फर्म में मिलकर ये सारा काम कर रही है। तो उन्होंने भी एक हिंट दे दिया था कि किसी भी तरीके से घपला हो सकता है। उसके बावजूद भी पीएनबी ने या ऊपर की हायर अथॉरिटीज ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और 2018 के अंदर, जब जनवरी 18 के अंदर जब एक आदमी जो रिटायरमेंट हो गया, उसके जगह कोई दूसरा आदमी आया, तो जब मेहुल चोकसी के इसके अपने नीरव मोदी के आदमी आए कि साहब हमारी ये रिन्यू करो, हमारे पास बैंक में पास पैसा नहीं पहुंचा है। क्योंकि ये तरीका क्या था, मैं आपको बताता हूं मेहरा जी, ये तरीका इस तरीके का था कि बेसिकली ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी हुआ करता था। तो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ये जारी करते थे, सपोज करो $80 की करी इन्होंने, या $800 की करी। इस $800 की को ये बढ़ा करके, ऑफिशियली तो करते थे $800 को, उसको बढ़ा करके $8000 या $80,000 कर दिया करते थे। ये एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कोई फिगर नहीं दे रहा आपको कि एग्जैक्ट फिगर है ये। तो ये क्या करते थे कि उसको बढ़ा करके LOU को तो जारी करते थे, उसको लिखते भी थे, बट वो फिगर जब इन्होंने स्विफ्ट के थ्रू जब मैसेज देते थे, क्योंकि ये जितने भी मैसेज होते थे स्विफ्ट के थ्रू जाते थे, उसका CBS से इन्होंने लिंक नहीं कर रखा था। और हमारे बैंक आज भी, मैं बैंक पंजाब नेशनल बैंक की बात नहीं कर रहा, मैं सभी PSU बैंकों की बात कर रहा हूँ, आज सभी में ये सिक्योरिटी लैप्सेशन है। और ये हो सकता है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने अभी जब ये भ्रष्टाचार देखा, तो उसके तुरंत बाद में इन्होंने कहा कि आप सब में चेक करो कि 50 करोड़ से ऊपर के जो NPA अकाउंट है, उनके अंदर कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके अंदर फ्रॉड हुआ हो। दूसरी चीज, जितने भी आपके जो लिंकेज है CBS का, जो आप स्विफ्ट का जो CBS से लिंकेज नहीं है, उनको भी आपको लिंक करना पड़ेगा। और उन्होंने उसको लिंक करने के लिए बोल दिया, और उसका टाइम उन्होंने दिया 30 अप्रैल से पहले आप हमारे को करके दीजिएगा। तो ये सरकार बहुत सावचेत है, इन्होंने सारे स्टेप्स लिए हैं। ED ने और CBI ने मिलकर के छापे मारे हैं, उसके लिए 1200 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी इन्होंने जब्त करी है। 5100 करोड़ रुपए के आसपास के, जो मैं हो सकता है वैल्यूएशन में कोई अंतर आता हो, बट 5100 करोड़ रुपए के जैसे कि सूचना CBI ने और ED ने दी है, उसके साथ 5100 करोड़ रुपए के जो स्टोन्स है वो जब्त किए गए हैं। तो ये सरकार बहुत सावचेत और बहुत अच्छा काम, मैं मानता हूं कि बहुत ही अच्छा काम कर रही है। आप कह रहे हैं कि सरकार सावचेत, और सरकार ने सावचेती दिखाते हुए इस तरह की कार्रवाई की है। सारडा जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि लंबे समय का ये सारा सब कुछ चल रहा था सिस्टम, और ये पकड़ा गया है, और जैसा कि कह रहे हैं कि ये पुराना मामला है, आज का नहीं है, लेकिन कार्यवाही सरकार ने की है, कहीं न कहीं जागरूकता सरकार की रही है। सर इसमें मैं बताऊं आपको, जी, ये प्योरली ये घोटाला बीजेपी सरकार का है और इसी टाइम का है। मैं इसका आपको बताता हूँ, CBI की रिपोर्ट आप देखिए। देखो मेरे को बता दो, जो लोन बीजेपी सरकार विजय साहब आप मेरे को ये बता दें, विजय साहब एक बार इनकी बात आपको सुननी चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी आपकी बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी के बारे में। सर मैं आपकी बात से सहमत नहीं था, 1% भी लोन से। पहली बात तो मैं आपको बता दूं नीरज जी, इनकी बात से सहमत नहीं होते हुए मैं चुप रहा, बिल्कुल, तो इनको कम से आप कम अपनी बात इनको सब कम से कम चुप रहना चाहिए। अपनी बात, मेरी बात आप अपनी बात, मेरी बात सुने, जब जरूरत पड़ेगी। प्योरली मैं इसके रीजन भी दे रहा हूँ, सब मेरे पास पूरा डाटा है। इन्होंने जो बात बोली बिल्कुल थ्योरेटिकल बात बोली, मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। जी बिल्कुल बताइए। आपको बताऊं मैं कि ये जो CBI की रिपोर्ट में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि ये पैसा उस टाइम का दिया हुआ है। 2017 की एंट्री आ रही है, क्यों आ रही है? यदि मान लो मैंने पैसा 2014 में लिया होता तो CBI नहीं लिखती कि 2014 में नीरव मोदी को पैसा दिया गया और वो लेके भाग गया, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। क्योंकि वो जो पैसा उस टाइम चल रहा था वो सब चुका था। वो ये 90 दिन की जो LOC, एक मेरी बात सुन लीजिए साहब, तो ये पैसा सारा चुका दिया गया था। ये इस गवर्नमेंट के टाइम पे दिया हुआ पैसा है।
अब इन्होंने क्यों दिया इतना पैसा एकदम से, कैसे नहीं दिया, ये बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है जिसके लिए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एक चीज बता दूं मैं आपको, इनका जो आपको एक बात बताता हूं, मेरे जो दोस्त है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये भी जानते हैं कि जब भी किसी को लोन दिया जाता है वो सिर्फ रिन्यूअल होता है, 1 साल के बाद। सीबीआई की रिपोर्ट में कहीं है क्या, मेरे को बताओ आप। क्यों नहीं है? 143 एलओयू जारी की रिपोर्ट में क्यों नहीं है 2014? मैं आपको बता दूं, इसलिए आखिरकार सीबीआई की क्या मजबूरी हो सकती है? सीबीआई की मजबूरी क्या थी, बता दो। रिन्यूअल जो हुआ है लोन्स का वो 2017 के अंदर हुआ, वो तो हर साल के अंदर होता है। आपके पास ये भी, फिर उसने क्यों नहीं लिखा 2014 का लोन? 2014 में उन्होंने बता दिया, विजय साहब नेताजी ने क्लियर कट कहा है। ये जो सारला जी, ऐसा क्या हो सकता है कि सीबीआई की ऐसी मजबूरी रही हो जिसने उसको मेंशन नहीं किया? ऐसा थोड़ी हो सकता है कि सीबीआई इसको जानबूझ के एक पैसा का भी लोन इस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जारी नहीं किया। मैं आपको बता दूं, सिर्फ रिन्यूअल हुआ है। अब रिन्यूअल तो बैंक करता है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं होता है। सर पूरे जो नेताजी है, जो बैंक के सीएमडी और सीईओ है, उन्होंने खुद ने माना है कि ये 2011 से खेल चल रहा था, जबकि मैंने आपके सामने बताया। विजय जी आप एक बार सुनिए, इनको बात रखने दीजिए ताकि मेरे पास आपकी बात पूरी हमने मेरे पास सीबीआई की रिपोर्ट की कॉपी है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि ये पैसा 2017 में नई एलओयू जारी हुई है। साफ लिखा हुआ है, रिन्यूअल नहीं है, नई एलओयू जारी हुई है। सर मैं आपको दिखा सकता हूँ और आप चाहो दिखा दो मेरे को। बता दो, मैं तो आपको दूसरी बात सर, बिल्कुल बिल्कुल ये भी आपको बात करेंगे सर। अब एक बार इनको बात रखने दीजिए। पीएनबी घोटाला मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला है आजादी के बाद का। इसके बाद में आप देखो, पीएनबी के बाद में कॉर्पोरेशन बैंक का, इंडियन बैंक का, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का 39,000 करोड़ के घोटाले पकड़ में आ चुके हैं अब तक। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये क्यों पकड़ में आया, क्योंकि ये जो गोकुलनाथ सेठी जो इसमें यहाँ पे जो था बैंक में, उसको 7 साल से सर्विस ब्रांच में था, वो सर्विस एक्सटेंशन दी गई है। 2011 से 18 तक उनको इनके कार्यकाल में सर्विस एक्सटेंशन दी गई है। कोई जब वो आदमी सही नहीं था 2017 में 2017 में उसको एक्सटेंशन नहीं हुआ सर। मैं प्रैक्टिस कर दूंगा 2017 नेट देख लीजिएगा आपको प्रैक्टिस 2017 में। सर मेरी बात सुनो, अब दूसरी नीरज जी और सारदा जी, हम चाहते हैं कि लोगों तक, सारदा जी विजय जी एक बात सुनेंगे मेरी, हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से लोगों तक वास्तविकता पहुंचे। हम ये नहीं चाहते कि जैसे राजनीतिक जो नेता होते हैं वो एक दूसरे को बात काटने के लिए बात करते हैं। यहाँ पर तार्किक बात होनी चाहिए ताकि लोगों तक संदेश जाए कि वाकई में जो बहस हुई है वो तार्किक है और उसके पीछे ये आधार है। आखिरकार सीबीआई की क्या ऐसी मजबूरी हो सकती है कि वो लोन तो पुराना हो और उसको रिन्यूअल 2017 में करे? नीरज जी कुछ पॉइंट और बताना चाहता हूँ मैं, कुछ पॉइंट और बताना चाहता हूँ, और मैंने इनकी बात बिल्कुल नहीं काटी थी। मैं चाहता हूँ तार्किक बहस हो, लेकिन बीजेपी के लोग तार्किक बहस करना नहीं चाहते क्योंकि गलत है वो, इसलिए बीच में बोलेंगे वो और आगे ही बोलेंगे। नहीं हम चाहते हैं आपकी बात रखिए। वो तो बीच में बोलने से मतलब है कि सामने वाली बात नहीं सुनी जाए। आप सारदा जी अपनी बात, सामने वाली बात नहीं सुनी जाए तो इसका मतलब गलत बात रखिए। मैंने सारी बात सुनी क्योंकि मेरे को पता था। विजय साहब भी आपकी बात सुन रहे हैं, आप रखिए बात। सर एनपीए की पोजीशन में सर वो डेटा बता रहा हूँ जो रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किए गए। रिजर्व बैंक भी तो गलत काम करता है, तो फिर ये जवाब ये देंगे सर। रिजर्व बैंक में 2013 में जो 1,75,00,000 के एनपीए थे जो 3.45% थे खाली, 2014 में 4.12% थे, 2018 में 8 लाख करोड़ के एनपीए हो चुके हैं, और अब इस टाइम पे आज की डेट दिसंबर की रिपोर्ट आ रही है 10 लाख करोड़ के एनपीए हो चुके हैं, तो टोटल 12% है। एनपीए की स्थिति खराब हो गई है, ये इनके कार्यकाल में हुई है। बिल्कुल विजय जी आप सुनिए मेरी बात। सारदा जी चार्टर्ड अकाउंटेंट अच्छी तरीके से जानते हैं ये हुआ क्या है। 2008 के अंदर जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, दोबारा बन के आए, उन्होंने उस समय तक उनके पास 18 लाख करोड़ का पोर्टफोलियो था एडवांसेज का। उन्होंने सिर्फ 4 साल के अंदर इसको बढ़ा करके 52 लाख करोड़ रुपया कर दिया। तो ये एनपीए किसके हिसाब, किन्होंने फाइनेंस किया? ये एनपीए जो बढ़ा है, इस सरकार ने एक काम किया, मोदी सरकार ने, कि जो बुक्स में फालतू की चीजें चल रही है उनके लिए प्रोविजन करो। नहीं, रघुराम राजन उस समय रघुराम राजन को बोलने गया था, इनको पता नहीं होगा प्रोविजन का। आरबीआई के गवर्नर ने बहुत अच्छा काम किया। वो कह रहे हैं कि जो चीज एनपीए हो चुकी है उस एनपीए का पूरा प्रोविजन किया जाए, और ये कब किया गया था? सारदा जी विजय जी आप दोनों को रखना चाहूंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, फिर करेंगे मुद्दा में चर्चा जाएगी।
ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। बात कर रहे थे मुद्दा है गर्म में बैंक घोटालों पर राजनीति में। जी बिल्कुल, विजय जी कह रहे थे कि कहीं जो है ये घोटाले जो है उनकी सरकार के समय के नहीं है, पुरानी सरकार के दौरान के हैं। सारदा जी कह रहे हैं कि जो है एनपीए 90 दिन में हो जाना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। सारदा जी क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं कह रहा हूँ, अभी आपने बोला कि इन्होंने बोला, विजय जी ने, कि मनमोहन सिंह के दिए हुए लोन अकाउंट एनपीए हो रहे हैं। मैं इनको कहूंगा रिजर्व बैंक के एनपीए नॉर्म्स को एक बार पढ़ लें कि 90 दिन यदि कोई आदमी पेमेंट नहीं करता है तो अकाउंट एनपीए हो जाता है। तो मनमोहन सिंह के कहां से एनपीए हो जाएंगे अकाउंट? तो एनपीए अकाउंट तो इनके टाइम के हुए हैं। दूसरी बात मैं आपको सब बताना चाह रहा हूं, मैं बहुत अहम बात उठाई है। विजय जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं इस बात में कहना चाहूंगा, आप जो कह रहे हैं कि 90 दिन के अंदर एनपीए नहीं है, मैं भी तो यही बात कर रहा हूं। आप लोगों के शासन के अंदर 90 दिन के अंदर जो एनपीए थे उनको आपने एनपीए नहीं किए। इस सरकार ने आने के बाद में रघुराम राजन जी को क्लियर कट कहा कि जितने भी एनपीए आप बैलेंस शीट बिल्कुल क्लियर करो। उन्होंने सारे एनपीए के प्रोविजन कराए। जो आप कह रहे हो कि 1,35,000 करोड़ से बढ़कर के 8 लाख करोड़ हो गए, तो वो 8 लाख करोड़ का पीछे एक ही कारण है। वो 10 लाख करोड़ नहीं, अभी तो 8 लाख करोड़ ही है। 8 लाख करोड़ का भी मैं आपको बता दूं तो इस गवर्नमेंट की हिम्मत है, उसने प्रोविजन कराया। उनको पता है ये पैसा नहीं आना, तो ये गवर्नमेंट ने एक अच्छा कदम उठाया है जिसकी आपको सराहना करनी चाहिए। जबकि आप बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हुए भी ये बात कर रहे हो, 45 दिन के प्रोविजन तो आपको करनी चाहिए थे, जो आपने नहीं किए। इस सरकार ने तो आते ही 8 लाख बढ़ाए। सारदा जी वित्त मंत्री जी भी पास पैसा सारदा जी वित्त मंत्री जी भी कह रहे हैं कि सारा घालमेल जो है, विजय साहब, आरपी विजय जी, अरुण जेटली साहब भी इस बात को कह रहे हैं कि सारा जो चक्कर है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का किया हुआ है। क्या लगता है आपको कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने सारा? बिल्कुल, एक बार मैं एक बार सारदा जी की सुनना चाहूँ। सर मेरी बात एक बार सारदा जी अपनी बात, ये क्या, ये जो एक बार ये बात वित्त मंत्री जी की बात, वित्त मंत्री जी पे एक बार सारदा जी की बात सुनो, फिर आपसे बात करेंगे। बिल्कुल, ये वित्त मंत्री जी की बात बोल रहे हैं, जबकि मैं कहता हूं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में कहीं गलती नहीं है। पीएनबी ने रिपोर्ट दे दी है कि सीए की कोई गलती नहीं है। इसके अलावा आरबीआई की रिपोर्ट में कोई सीए की गलती नहीं है, क्योंकि स्विफ्ट सिस्टम में खुद भी मान रहे हैं कि नहीं है, लेकिन क्योंकि इनको सीए को ब्लेम करना है, क्योंकि इनको आगे से इंस्ट्रक्शन मिले हुए हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के माथे ठीकरा फोड़ो, तो ये तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के माथे ठीकरा फोड़ेंगे अपने ऊपर। लेकिन सब चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई गलती नहीं करता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने वही एनपीए किए जो एनपीए होते हैं। हमने कोई गलती नहीं करी है, हमारे काम में किसी तरह की गलती नहीं है। आप खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप बताइए जिस तरह की बात वित्त मंत्री जी ने कही है, क्या लगता है चार्टर्ड अकाउंटेंट दोषी है? ये बात उनके पास पहुंचाई जाएगी। चार्टर्ड अकाउंट का रोल इसलिए नहीं है क्योंकि कोई एंट्री अगर बुक्स में नहीं हुई है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कहां से चेक करेगा उसको। बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो भी रहे, मैं उनकी भी इसलिए गलती नहीं मानता कि 2011-12 की जो ऑडिट रिपोर्ट है उसके अंदर क्लियर कट उन्होंने कह दिया था कि नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को दिया हुआ जो पैसा है, ये क्लियर कट एक्चुअली क्या है, ये टिपिंग ऑफ मतलब ये घूम रहा है पैसा, बस ये 5-7-8 पार्टियों में घूम रहा है। और इस बात की उसको थोड़ी सी आशंका हो गई थी, उस बारे में उन्होंने फिर पीएनबी ने उस मैटर में बड़ी फर्म को अपॉइंटमेंट किया था और बड़ी फर्म ने भी यही चीज की थी। उसके बावजूद भी हो सकता है किसी ऊपर के आदेश की वजह से उन्होंने एनपीए नहीं किया हो, बट इस सरकार ने आते ही सबसे पहले एनपीए किए हैं। आज भी ये जो गफला आया है, जो घोटाला हुआ है, ये किसके पकड़ में आया है? ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार, जो प्रेजेंट सरकार है उसने लेके किया है। तो इसका इनका कहना ही हमारा किया हुआ नहीं है, हम तो बार बार कह रहे हैं। सारदा जी का सीधा आरोप है कि जो घोटाला है ये यूपीए गवर्नमेंट का है, इनकी गवर्नमेंट का है ही नहीं, और ये तो इनकी गवर्नमेंट ने पकड़ा है। सामने पकड़ में आ रहा ना, पी चिदम्बरम के बच्चे कार्तिक चिदम्बरम क्या कर रहे थे, आज वो सब चीजें सेम 2080 का जो घोटाला है ये उससे। सारदा जी आप अपनी बात रखिएगा एक बार। सर जमानी जमा खर्च पर नहीं जाए, सीबीआई की रिपोर्ट देख लें। सीबीआई ने एफआईआर में क्या लिखा है? उन्होंने 2017 घोटाला बताया। लिखे होकर के इस तरह की 2017 घोटाला बताया। बात करते हो, आप मैं सब तो 2017 के अंदर आप जब दोनों ही चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और रिन्यूअल पार्टियां दोनों की भले अलग-अलग हो सकती है, लेकिन आप दूसरी बात में आप जनता को सही बताइए कि मैं ये बताऊंगा क्या है। एक बात बताऊं, मेरा जी सीबीआई जब कभी भी लोन होता है ना तो वो 1 साल के लिए होता है, उसका रिन्यूअल मतलब इसके अंदर हो सकता है कि 90 दिन सीबीआई की रिपोर्ट आप देख लीजिएगा सर, और 1 साल का 90 दिन 180 विजय साहब सीबीआई की रिपोर्ट गलत हो सकती है तो रिन्यूअल तो हो गई होगा ना। आप जनता के सामने सीबीआई की रिपोर्ट एक बार रिन्यूअल तो कौन कर रहा है, इसमें तो सरकार का रोल होता नहीं है। सीबीआई की रिपोर्ट गलत है? बैंक की बिल्कुल, मैं कहता हूं इसमें बैंक की, मैं आपको बताता हूं इसमें क्या है। बेसिकली सबसे बड़ी गलती बैंक की क्या हुई कि जो स्विफ्ट सिस्टम था उसका सीबीएस से लिंकेज नहीं था। और मैं आज एक बैंक की बात नहीं कर रहा हूं, इस सरकार ने आते सभी बैंकों के लिए कह दिया है कि आपके जितने भी स्विफ्ट अकाउंट है उनके रिकंसिलिएशन आप करें और उसको स्विफ्ट अकाउंट को आप सीबीएस से जोड़ें। तो ये आते ही सरकार तो बहुत ही पारदर्शिता से काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। जो चीज गलत थी उसका प्रोविजन करवा दिया। क्या गलत किया हमने? सारदा जी इनका कहना है कि पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, सरकार का कोई लेना देना नहीं है नीरव मोदी से, मैं तो आपको गफले से, घोटाले से सरकार का कोई वास्ता नहीं है। 2080 की स्कीम कौन लेके आया था? नीरव मोदी जी।
के टाइम विजय साहब इनकी बात सुनिएगा, आप थोड़ा सा इनको बोलने दीजिए। सर मैं आपको बताता हूँ विजय साहब आप इनको आप बोलने दीजिए। सर आपका ये जो मुद्दा है गर्म है, ये कार्यक्रम रोजाना चलता है। आप एक बार सीबीआई की रिपोर्ट को खोल करके और कल ही सीबीआई की रिपोर्ट पब्लिक के सामने रख दीजिएगा, पता लग जाएगा कि रिपोर्ट सीबीआई ने अपना जो केस दर्ज किया तो है। आप क्या मानते हैं सरला जी, सरकार दोषी है इस पूरे बैंक घोटाले में जो हुआ सर है? मेरे को कहीं लगता है, क्योंकि देखो जब तक रिपोर्ट पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाता हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि इस सारे एपिसोड के पीछे तो सरकार का कहीं ना कहीं हाथ है। एक बात बता दो, सरकार का हाथ है इनको भगाने में, ने लोन सैंक्शन किए थे, इनको भगाने में। वो लोन वापस आ गए सर, वो लोन वापस आ गए, रिन्यूअल हुआ है सर, रिन्यूअल नहीं हुआ, ये पैसा नहीं है। पैसा किस तरीके से बेईमानी करके, बदमाशी कर करके, जिसको आप पकड़ नहीं पाए। लेकिन विजय साहब, जब एक आम आदमी लोन लेता है तो उसकी रिकवरी के लिए सारे हथकंडे अपना लेती है बैंक। तो जब इतने बड़े लोन होते हैं तो फिर क्यों नहीं ये सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं? मेरे आपको क्या संपत्ति जब्त की मेरा जी मैं आपको बताऊं ये कांड कैसे हुआ, मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या होता है कि इसको रिन्यूअल लगेगा कि इनकी बात सुनी नहीं जा रही है। एक छोटा सा, क्योंकि टाइम बहुत कम है, मैं आपको छोटी सी बता दूं, एक उदाहरण ले लो, ज्यादा उदाहरण मत देना। मैंने छोटा सा उदाहरण दूंगा। मैंने आपको 1 लाख रुपए का लोन दिया 3 साल पहले, और मैंने कहा था 3 साल बाद में वापस कर देना उस पैसे को। 3 साल बाद में आप उसको वापस नहीं कर सक रहे हो, और मैंने कहा चलो मैं आपका टाइम 2 साल बढ़ाता हूँ, तो लोन दिया हुआ 3 साल पुराना माना जाएगा, नया माना जाएगा वो। तो ये कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं कि ये विजय साहब मेरा जी पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल मेरी बात सुनो। एक्चुअली क्या हुआ, एक आदमी ने 800 करोड़ का लोन लिया, उस 800 करोड़ रुपए को चुकाने की पोजीशन में था। इन्होंने क्या करा, मिलीभगत करी उन बैंक कर्मचारियों ने और पार्टी ने मिलकर के। वो कब से था, 2011 से। सरकार 800 करोड़ के बैंक कर्मचारियों की भूमिका 2000 करोड़ ले जा सकती है। हाँ बिल्कुल संदिग्धता है इसमें। बेसिकली क्या हुआ है, बैंक कर्मचारी, सरकार का मैं नहीं कह सकता, बट बैंक कर्मचारी और जो मालिक जिसने लोन लिया है, चाहे मेहुल चोकसी हो चाहे नीरव मोदी हो, इन्होंने मिलकर के मिलीभगत करी है। और उसके अंदर फर्जी इन्होंने एलओयू जारी करवा करके बाहर के जो हमारी ब्रांचें हैं, हिंदुस्तान की जो बैंक है उनकी ब्रांचों से लेकर के, और जो हमारा नोस्ट्रो अकाउंट है उसको यूज किया गया है। और नोस्ट्रो अकाउंट में जो इंस्ट्रक्शन पास किए हैं इन्होंने, सारे एलओयू के जो इंस्ट्रक्शन पास किए नोस्ट्रो अकाउंट में, वो स्विफ्ट के थ्रू किए हैं, जो कि सीबीएस से लिंक नहीं था। इस वजह से ये सारा घोटाला ये इनके टाइम पे हुआ, और इस सरकार ने आते ही जो आदमी पकड़ लिया। एक बार फिर कहा है कि इनकी सरकार ने जो पुराने घोटाले थे उनका खुलासा किया है, उनको पकड़ा है, लेकिन ये घोटाले इनकी सरकार में नहीं हुए हैं। आपको लगता है पैसे का ही लोन नहीं दिया हमारी सरकार? एक अब मैं बता दूं आपको, एक बार 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिएगा सर। बिल्कुल। हमने भी, अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा एग्जैक्टली कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, क्या पॉलिटिशियन या बड़े नेता, मोदी जी कुछ भी समझ लो इन्वॉल्व है नहीं है। लेकिन ये जो बैंकों पे एक चीज साफ है इससे कि ये सरकार इन घोटालों को रोकने में विफल रही है। दिन पर दिन घोटाले हो रहे हैं, जो ये कह रहे हैं हम ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो उनको रोकने में विफल रही है। डीमोनेटाइजेशन इनका फेल हो गया है, जीएसटी इनका फेल हो चुका है, ब्लैक मनी डिस्क्लोजर स्कीम की दुर्गति हुई है, जिसको इन्होंने इसको इंप्लीमेंट करने में इस तरह के घोटाले सारदा जी, इस तरह के घोटाले पकड़े जाना, सारदा जी इस तरह के घोटाले पकड़े जाना, हम लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, इस तरह के घोटाले पकड़े जाना, एक्सपोज होना, ये सही बात है या नहीं है? ये सब फेल हो रहे हैं सारदा जी, इस तरह के घोटाले पकड़े जाना सही बात है या नहीं? बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्यों इनके सिस्टम में तो कह रहा हूँ कि ये नाकाम है। सरकार नाकाम होते फिर पकड़े कैसे जाते? हमने तो पकड़ा आपकी जो आपके लोन दिए घोटाले हुए भी इनके कार्यकाल में। दोनों बातों को लिंक करो आप कि सर पकड़ा इसलिए गया है, गोकुलनाथ सेठी रिटायर हो गया, उसकी जगह एक ईमानदार अफसर आ गया तो ये पकड़ में आ गए, नहीं तो पकड़ में नहीं आते। तो 7 साल से आपने क्यों बैठा रखा था उसको? सर ये घोटाला तो 2017 में हुआ है। 2000 उससे मतलब 2011 से, लेकिन 2011 घोटाले हुए हैं। आपकी सरकार भी 4 साल से चल रही है। 2011 से 18 तक सर मैं 4 साल तक आपने क्यों बिठाया? यहाँ लोन नहीं दिया कोई भी नया। 4 साल इसको रिन्यूअल हो रहा है। इसके लिए तो आप बेटर है कि कल है ना सीबीआई की रिपोर्ट रिन्यूअल हुआ है, उसको रिन्यूअल किस तरीके से फर्जी तरीके से हो रहा है वो। विजय जी, मुझे जानना चाहूंगा कि नेताओं की क्या भूमिका रहती है इस तरह के लोन्स में? क्या वाकई में नेता लोग अपनी भूमिका निभाते हैं? नेता अपना हस्तक्षेप करते हैं? पीएम और जैसे वित्त मंत्री का नाम बार बार आ रहा कि उनके इशारे पे हुआ, उनके इशारे पे लोन दिया गया, उनके इशारे पे सब कुछ हुआ, तो क्या वाकई में जो इस तरह के लोन होते हैं उनमें पीएम तक और जो है वित्त मंत्री तक के हस्तक्षेप होते हैं? मैं आपको इसलिए, और आज तक फिर पीएम का कोई जवाब नहीं आना इस मुद्दे में, तो और ज्यादा संदेह पैदा करता है। एक बात बताऊं मैं आपको। जी बिल्कुल। जो दिनेश दुबे जी थे, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे इलाहाबाद बैंक के, उन्होंने क्लियर कट कहा है कि मैंने ये गफला, ये जो भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, जो फ्रॉड हुआ है,
ये मैंने 2013 में पकड़ लिया था। तो 4 साल तक आपने क्या सुनो किया? सुनो मेरी बात, अरे सुनो तो सही मेरी बात। उसके बाद में जो उस समय जो वित्त मंत्री थे, उन्होंने बुला करके उनको कि साहब आप इस्तीफा दीजिएगा और हेल्थ ग्राउंड पे दीजिए इस्तीफा। ये तो बातें अब आई है, ये तो बातें अब आई है। 4 साल जब तक ये आपने क्या किया, भ्रष्टाचार, सब बता दो ये तो। करप्शन सारदा का जी, जब आपका, आपको क्या लगता है इसमें पीएम इसलिए नरेंद्र मोदी या इसके वित्त अंदर मंत्री का कोई जितना भी involvement हो करप्शन सकता सर है, है? देखो, मैं किसी पे बिल्कुल, ब्लेम नहीं बिल्कुल, साहब, लगाऊंगा। एक बार बात सुनिए। मैं इस पे ब्लेम इसलिए लगाऊंगा कि इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल। चल रहा है, लेकिन एक बात साफ है कि ये सरकार सत्ता चलाने में विफल है। लेकिन क्या नेताओं इनके- पे आरोप इनके ये लगा रहा है, सरकार नेताओं को आज सीधे सत्ता में से विफल होती लपेटना। तो आज हम है ना विजय जी, त्रिपुरा में क्या आए ने- हैं, हम विजय जी, नागालैंड में आए विजय जी, हैं और मेघालय में सरकार विजय बनाने जी, जा रहे हैं। विजय अगर जी, हमारी मैं सारदा सरकार जी की जानना नीतियां चाहूंगा, गलत होती तो हमारे फिर को वो क्या तो वोट देते बैंक क्या? घोटालों में नेताओं को आज हम घसीटना, जहाँ भी जा उन रहे पे हैं, आरोप प्रत्यारोप जीत लगाना लेके आ रहे सही हैं। है? तो हमारी नीतियां अच्छी है, तभी विजय हमारे को जीत साहब, मिल रही है। एक बार इनसे जानना चाहेंगे, क्या फिर इस तरह के बैंक घोटालों में सीधे नेताओं पर आरोप लगाना क्या उचित है? सर ऐसा है कि देखो, नेताओं पे आरोप जब तक नहीं लगाना चाहिए, मेरा मानना है, जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाए। क्योंकि लेकिन आपको ये तो देखना पड़ेगा कि जब आज कंट्रोल पूरा नेताओं का है, पूरी अपन जो प्राइम मिनिस्टर का पूरा देश पे कंट्रोल है, तो ये घोटाले क्यों हो रहे हैं? इसका मतलब उनसे उनके कंट्रोल में सिस्टम नहीं है। तो वो सिस्टम नहीं है तो उनको इस चीज को मानना चाहिए कि हम नए हैं, हम नहीं जानते सत्ता चलाना, तो उनको या तो सीखना चाहिए और या फिर एक बार छोड़ दे, सीखे थोड़ा सा, कहीं नीचे बैठ कर सीखे जतिन उसको। मेहता विंसेंट कांड का हुआ था, लेकिन सीखने नटवर के साहड़ा जी, चक्कर 2013 का, में, लेकिन उसमें सीखने के पैसे चक्कर में रिकवरी देश करी आप की लोगों जो ने। आर्थिक स्थिति है उसको थोड़ी बिगाड़ा किया जाता नहीं, है। आप बात कर रहे हो। विजय जी, सारड़ा साहब, आप दोनों आए स्टूडियो, आप दोनों का बहुत बहुत आभार। हमने बात की जो है बैंक घोटालों पर, राजनीति को लेकर, क्योंकि बैंकों में जो घोटाले हो रहे हैं कहीं न कहीं राजनेताओं का इन्वॉल्वमेंट होता है। दोनों का ही मानना है, सारड़ा जी का भी, विजय जी का भी, कि इन घोटालों में कहीं न कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप जरूर होता है। हालांकि सीधा उनका कोई वास्ता नहीं होता है। एक सरकार में घोटाला होता है, दूसरा उसका खुलासा करती है। ये दोनों घोटालों ने कहीं न कहीं ये तय कर दिया है कि जो बड़ी जो पार्टियां हैं, जो बड़े घराने हैं, उनमें कहीं न कहीं जो है लोन लेने को लेकर बैंक प्रबंधक भी उनके दबाव में रहता है, सरकारें भी उनके दबाव में रहती है और वो बड़ा मोटा लोन लेकर कई बार इस तरह से बड़े घोटाले करती है, जिससे आर्थिक स्थितियां भी गड़बड़ाती है, आरोप प्रत्यारोप भी लेते हैं। और जो बैंकों में जो घोटाले हो रहे हैं उनमें राजनेताओं का हस्तक्षेप कहीं न कहीं होता है। अब दोनों आए, आप दोनों का बहुत बहुत नमस्कार।